जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू आवर चैनल द इंडियन सोल। और मेरा नाम है शुभो। और आज हम लोगों की टॉपिक है द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। यानी रिपब्लिक ये जो वर्ड है जो कि हर एक पॉलिटिकल डिबेट में, न्यूज़ चैनल में, हर रोज़ की ज़िंदगी में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे देश के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये जो रिपब्लिक वर्ड है, इस वर्ड के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका इनर मीनिंग क्या है और हमारे साथ ये वर्ड कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारे चीज़ को लेके आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम जिस देश में रहते हैं, जिस प्यारे से देश में रहते हैं, उसका नाम है भारत यानी इंडिया। और अगर ऑफिशियली हम लोग हमारे देश का पूरा नाम देखें तो उसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो ये जो वर्ड है रिपब्लिक, ये इंडिया के, हमारे देश के साथ कैसे जुड़ा और इसके पीछे क्या क्या कारण था, ये सारी चीज़ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक मीनिंग ऑफ बीइंग रिपब्लिक। यानी रिपब्लिक होने का मतलब क्या है। आसान भाषा में रिपब्लिक का जो मतलब है वो है प्रजातंत्र। जब किसी देश के साथ ये वर्ड जुड़ जाता है, जैसे कि हमारे देश के साथ ये वर्ड जुड़ गया, रिपब्लिक, हमारे देश का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन गया, इसका मतलब ये हुआ कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के अंदर जो भी पावर है, जो एक्चुअल पावर है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है, किसी गवर्नमेंट ऑफिस के पास नहीं है। वो एक्चुअल पावर भारत के जो लोग हैं, जो उनका जनगण है, उनके हाथों में ही है। तो रिपब्लिक का मतलब ये हुआ कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है और भारत के अंदर जो इनर पावर है वो भारत के लोगों के पास है। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके इलाबोरेट करेंगे। तो सबसे पहले अगर भारत के इतिहास में रिपब्लिक वर्ड कैसे आया, कहाँ से आया, इसको समझना है तो पहले हमें 3 डेट के बारे में जाननी है और कुछ वर्ड के बारे में जाननी है। तो सबसे पहले हम 3 डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो पहला वाला जो डेट है वो है 15 अगस्त 1947। तो 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत के इतिहास में सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ था। भारत को ब्रिटिश के हाथों से आज़ादी मिला था। इंडिपेंडेंस डे है भारत की, यानी ब्रिटिश के हाथों से भारत को आज़ादी मिला। वो कब मिला? 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद जो डेट हमें याद रखनी है वो है 26 नवंबर 1949। इस दिन क्या हुआ था, इस दिन को हम लोग आज के टाइम में कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। इस दिन जो हुआ था, इस दिन जो हम लोगों का जब आज़ाद हुआ था देश 15 अगस्त 1947 को, उस आज़ाद होने के बाद हमारे पास कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, यानी संविधान नहीं था। तो उसके बाद से संविधान तैयार करने का जो काम है वो चालू हो गया। तो चालू होने के बाद 1949 आते आते 26 नवंबर को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का जो संविधान है वो पूरा का पूरा तैयार होकर बन गया था। इसीलिए 26 नवंबर 1949 को हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। हमें बस ये याद रखना है, इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ी सी क्लियर करनी है कि 26 नवंबर 1949 तक हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरीके से तैयार हो गया था, लेकिन वो भारत के ऊपर तब अभी भी लागू नहीं हुआ था, वो बन के तैयार हो गया था। इसीलिए इसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन डे बोलते हैं। अब 26 जनवरी 1950 आते आते क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ, उस दिन ये जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1947 में बन के तैयार हो गया था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक एक्टिव फॉर्म में आ गया 26 जनवरी 1950 को। उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे भारत के ऊपर वो एक्टिव हो गया, यानी भारत के ऊपर लागू हो गया। कब हो गया? 26 जनवरी 1950 को। 1950 में 26 जनवरी को पूरे देश के ऊपर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भारत के संविधान है, वो लागू हो गया था। इसीलिए 26 जनवरी को हम लोग रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इस दिन हमारे देश को जो कॉन्स्टिट्यूशन मिला था वो एक्टिव हो गया था देश के ऊपर। ये 3 डेट हमें याद रखनी है, 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। अब इसके बाद हमें क्या देखनी है, इसके बाद हमें देखनी है कुछ वर्ड के बारे में जाननी है, क्योंकि ये सारे डेट्स और सारे वर्ड इसको जानेंगे, फिर इसको धीरे धीरे करके जब डिकोड करेंगे तब आपको, हम लोगों को समझ में आएगा कि ये जो रिपब्लिक वर्ड है ये कैसे हमारे साथ जुड़ा, हमारे हिस्ट्री के साथ जुड़ा। उसके बाद हम कितना रिपब्लिक अपने आप में हुए और हमारे देश को कितना रिपब्लिक जो रास्ता है
जो हम पहले क्या थे, ब्रिटिश के कॉलोनी थे, तो कॉलोनी से रिपब्लिक होने का जो रास्ता है, इस रास्ते में कैसे हम लोग चल पड़े और कैसे ये रिपब्लिक वर्ड हमारे हिस्ट्री के साथ जुड़ गया और हम कितना रिपब्लिक हो पाए, मतलब हम भारत के अंदर जो भी नागरिक रहते हैं वो खुद कितना रिपब्लिक हो पाए और अपने देश को कितना रिपब्लिक बना पाए। तो ये सारी चीज़ हम धीरे धीरे करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो अब जो वर्ड हमें समझनी है वो है कॉलोनी और डिपेंडेंसी, जो कि ये हमारे अतीत था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 से पहले भारत ब्रिटेन की एक कॉलोनी यानी डिपेंडेंसी था। भारत के अंदर जो भी उस 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल डिसीजन होता था, जो भी फॉरेन पॉलिसी होता था भारत की, जो भी डिफेंस का बजट होता था, डिफेंस का जो काम होता था, वो सारे चीज़ ब्रिटिश भारत के बिहाफ में कंट्रोल करते, मतलब भारत के अंदर की जो भी काम होता था वो ब्रिटिश कंट्रोल करते थे। उसमें हम लोगों की कोई इंडिपेंडेंस नहीं था। तो 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक कॉलोनी था ब्रिटेन का। फिर तो भारत के अंदर जो भी पॉलिटिकल डिसीजंस, इकोनॉमिकल डिसीजंस, रिसोर्स के ऊपर रिसोर्स को लेके जो डिसीजंस है, सारे चीज़ ब्रिटिश लेते थे और भारत के अंदर जो भी रिसोर्सेज थे वो सारे कुछ वो अपने देश में लेके चले जाते थे। तो यानी एक तरीके से हम लोग ब्रिटिश के अंदर दबा हुआ था। तो ये हम लोगों की हिस्ट्री था। यानी जब एक देश एक दूसरे देश की कंट्रोल में रहते हैं, दूसरे इंडिपेंडेंट देश की कंट्रोल में रहते हैं, तो तब उस जो देश दूसरे देश की कंट्रोल में है उसको उसी देश का कॉलोनी यानी डिपेंडेंसी बोला जाता है। 15 अगस्त 1947 से पहले भारत एक कॉलोनी था, किसका? ब्रिटेन का। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट कॉलोनी का। उसके बाद आते हैं एक दूसरा वर्ड, प्रोटेक्टोरेट। प्रोटेक्टोरेट का मतलब क्या है? मान लेते हैं यहाँ पे हम दो स्टेट को मान लेते हैं, स्टेट 1 यानी एक देश का नाम है स्टेट 1, दूसरा देश का नाम है स्टेट 2। मान लेते हैं कि ये स्टेट 2 जो है वो डिफेंस के मामले में और कुछ हद तक एक्सटर्नल रिलेशन यानी फॉरेन पॉलिसी के मामले में जब ये स्टेट 1 के ऊपर डिपेंडेंट होता है, यानी स्टेट 2 का डिफेंस कैसा होगा और डिफेंस का रिस्पॉन्सिबिलिटी और फॉरेन पॉलिसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ये स्टेट 1 के पास होता है, तब ये बोला जाता है कि स्टेट 2 स्टेट 1 की प्रोटेक्टोरेट है। देखिए, स्टेट 2 पूरी तरीके से डिपेंडेंसी और कॉलोनी नहीं है, वो अपना पॉलिटिकल डिसीजंस, जो इकोनॉमिकल जो डिसीजंस है, ये सारे कुछ स्टेट 2 अपने हिसाब से ले सकता है। लेकिन कुछ मामले में उनमें से एक आता है डिफेंस का मामले में, मतलब मिलिट्री के मामले में, और फॉरेन पॉलिसी के मामले में स्टेट 2 के बिहाफ में डिसीजन कौन लेगा? स्टेट 1। यानी दो मामले में डिफेंस और कुछ हद तक फॉरेन पॉलिसी के मामले में स्टेट 2 स्टेट 1 के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ये जो पार्शियल डिपेंडेंसी है डिफेंस और एक्सटर्नल रिलेशन यानी फॉरेन पॉलिसी के मामले में, इसको बोला जाता है प्रोटेक्टोरेट। यानी यहाँ पे स्टेट 2 जो है वो स्टेट 1 की प्रोटेक्टोरेट में है। तो अगर एग्जाम्पल से हम लोग समझने की कोशिश करें तो हम क्या देखेंगे? सिक्किम जो राज्य है, आज हम भारत के एक अभिन्न अंश है सिक्किम, बहुत ही प्यारा सा ऑर्गेनिक स्टेट है, बहुत ही खूबसूरत सा स्टेट है। तो 1975 से पहले ये जो सिक्किम था, ये भारत के अंदर एक प्रोटेक्टोरेट था। वो पूरा का पूरा भारत के अंदर एक स्टेट नहीं था, एक भारत का प्रोटेक्टोरेट था। यानी सिक्किम अपना पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल डिसीजन खुद लेता था, लेकिन डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी के मामले में उसका डिसीजन भारत लेता था। तो ये था 1975 से पहले। उसके बाद 1975 में हमारे प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी और हमारे जो आपके जो NS है अजित डोभाल, इन दोनों के कोशिश के वजह से सिक्किम भारत के साथ जुड़ गए और एक भारत का एक अभिन्न पार्ट बना और भारत के एक स्टेट बन गए थे। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया प्रोटेक्टोरेट का। अब उसके बाद हम समझेंगे डोमिनियन किसको बोलते हैं। डोमिनियन में भी दो स्टेट की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, स्टेट 1 और स्टेट 2। इसमें क्या होता है? ये स्टेट 1 और स्टेट 2 एक दूसरे से पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। मतलब स्टेट 2 जो है वो किसी भी तरीके से स्टेट 1 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। स्टेट 2 का पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिसोर्स का जो डिसीजन है, सारे डिसीजन स्टेट 2 खुद से ले सकता है। उसका डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी भी स्टेट 2 अपने तरीके से वो ठीक कर सकता है और उसका डिसीजन ले सकता है। लेकिन सब कुछ अपने तरीके से लेने के बाद भी बाय रिटन और डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा होगा? डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा कि स्टेट 2 स्टेट 1 के अंडर है। तो ये जब होता है
स्टेट टू ऐसा तो इंडिपेंडेंट है, इसका सारे डिसीजन पॉलिटिकल इकोनॉमिकल रिसोर्स का जो डिसीजन है, फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस, मिलिट्री, सारे डिसीजन स्टेट टू खुद ब खुद लेगा, लेकिन कागज़ में लिखा होगा, डॉक्यूमेंटेशन में लिखा होगा कि स्टेट टू अंडर स्टेट वन है। तो ये कंडीशन जब आता है तो उसको तब उस टाइम ये बोला जाता है कि स्टेट टू स्टेट वन की डोमिनियन है। तो अगर हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करें तो आज के दिन में अगर ऑस्ट्रेलिया देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सारे को देख लेते हैं, ये यूके की यानी ब्रिटेन की, यूनाइटेड किंगडम की एक डोमिनियन है। यानी ऑस्ट्रेलिया अपना खुद का पॉलिटिकल डिसीजन खुद ले सकता है, इकोनॉमिकल उसके अंदर इकोनॉमी का डिसीजन है वो ऑस्ट्रेलिया खुद लेगा। फिर डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी सारे ऑस्ट्रेलिया खुद डिसीजन लेता है, उसका जो रूलिंग पार्टी होता है, जो रूलिंग गवर्नमेंट होता है वो डिसीजन लेता है। लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में क्या लिखा है, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सारे जो देश है इनका जो हेड होगा, ये हेड होगा ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन में जो किंग बैठा हुआ है वो उसका हेड होगा। ये बस लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया देश उस किंग के बातों से चलेगा कि उसके निर्देश में चलेगा, ऐसा नहीं है। बस एक मान लीजिए एक तरीके से ऑनर देने के लिए ब्रिटिश किंग जो है, एक टाइम में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड सारे ब्रिटेन की कॉलोनी थे, तो इसलिए उसको ऑनर देने के लिए एक तरीके से मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ये सारे, कनाडा, ये सारे देश का जो हेड है वो ब्रिटिश किंग है। तो इस कंडीशन को हम डोमिनियन बोलते हैं। अब आते हैं चौथा वर्ड क्या है, सॉवरेन स्टेट। यानी एक स्टेट यहाँ पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी यहाँ पे एक तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिसोर्स, डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी सारे वो स्टेट टू अपने तरीके से ठीक करेगा, और डॉक्यूमेंटेशन में भी कोई स्टेट वन का किंग उसका हेड नहीं रहेगा। इनका जो हेड होगा, स्टेट टू का जो हेड होगा वो उस देश का जो रूलिंग गवर्नमेंट है वही होगा, और उस गवर्नमेंट को कौन चुनते हैं, उस देश के नागरिक लोग उनको चुनते हैं। तो किसी देश में नागरिक चुनते हैं, किसी देश में मोनार्की चलता है, तो जो भी है उस देश के लोग ही उस देश की सारे डिसीजन लेंगे। तो जब ये कंडीशन आ जाता है तो उसको हम सॉवरेन स्टेट बोलते हैं। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कॉलोनी का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रोटेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट क्या है, डोमिनियन का कॉन्सेप्ट क्या है, और सॉवरेन स्टेट किसको बोलते हैं, ये सारे चीज़ हम लोगों ने समझ लिया। अब हम इसके बाद क्या देखेंगे, अब आते हैं फिर इंडिया में। तो इंडिया के साथ अगर हम देखें तो जो पहले 3 डेट हमने देखा, 15 अगस्त 1947, फिर 26 नवंबर 1949, फिर 26 जनवरी 1950, ये तीनों डेट जो है इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने समझ लिया। उसके बाद जो वर्ड्स है, कॉलोनी, प्रोटेक्टोरेट, डोमिनियन और सॉवरेन स्टेट, ये सारे वर्ड को हम लोग समझ लिए। ये सारे वर्ड क्यों समझे, देखिए भारत के इतिहास में 15 अगस्त से पहले 1947 से पहले भारत एक कॉलोनी था। फिर जब भारत ब्रिटेन की कॉलोनी था, उसके बाद एक टाइम में मांग उठा कि भारत को भी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जैसा डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए। यानी भारत पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट तो रहेगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में भारत का हेड कौन रहेंगे, वो हेड रहेंगे ब्रिटिश का जो किंग होगा वो। लेकिन बाद में हम लोग किसके लिए लड़ाई करें, फिर हम पूरा का पूरा सॉवरेन स्टेट होने के लिए लड़ाई करें, और अंत में जाके हम लोग एक सॉवरेन स्टेट बने, क्योंकि हम लोगों का डिसीजन हम लोग खुद लेंगे, भारत के लोग लेंगे, और कोई भी बाहर का जो किंग क्वीन भारत की हेड नहीं होगा। भारत का जो हेड होगा वो भारत की जो प्रेसिडेंट है वो होंगे, और जो कि एक बाई नेशनल भारतीय होंगे। तो ये सारे वर्ड एक एक करके भारत के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम देखेंगे जर्नी फ्रॉम 1947 से 1950, जो कि 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिला, और 1950 में हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्टिव हो गया, यानी पूरे देश के ऊपर लागू हो गया। ये जो जर्नी है, ये इस जर्नी को पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, 15 अगस्त 1947 से पहले भारत क्या था, भारत एक डिपेंडेंसी यानी कॉलोनी था ब्रिटिश का। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 15 अगस्त को भारत को आज़ादी मिला, 15 अगस्त 1947 को। उसके बाद से हम लोगों की एक्चुअली आज़ादी जब मिला था उससे पहले ही ये ब्रिटिश लोगों ने ये अनाउंस कर ही दिया था कि भारत को बहुत जल्दी आज़ादी मिलने वाला है। तो भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने का काम वो 1947 में ही नवंबर महीने से पहले चालू हो गया था। उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बन गया था। उससे पहले दिसंबर 1946 में मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होने का जो प्रोसीड्योर है वो 1946 में चालू हो गया था। हमें आज़ादी मिला 1947 में, लेकिन हम लोगों को ब्रिटिश ने अनाउंस भी कर दिया था और हमें हर एक भारतीयों को ये समझ में आ गया कि हम लोगों को जल्दी
हमें आज़ादी मिलने वाला है। तो 1946 से ही भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो काम है उसके ऊपर फोकस किया गया था और काम चालू हो गया था। फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन जो कमेटी बना वो 1947 के नवंबर से पहले ही बना और 26 नवंबर 1949 आते आते क्या हो गया, ये हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हम एक्टिव नहीं किए थे, उसको देश के ऊपर लागू नहीं किए थे, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनकर तैयार हो गया था। फिर 26 जनवरी 1950 जब आया, फिर जाके ये हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन इन एक्शन आ गया, यानी पूरे देश के ऊपर लागू हो गया। तो अब हम जाननी तो समझ लिए 1947 से 1950 तक क्या क्या हुआ। अब हम देखेंगे 1947 में सबसे पहले जो हुआ था, जो हमें आज़ादी तो मिला, लेकिन उस आज़ादी किस एक्ट के दौरान मिला। जो एक्ट बना था उस टाइम, जो जिसको बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इस एक्ट के दौरान इसकी मदद से हमें आज़ादी मिला, आज़ादी घोषित किया गया हम लोगों की, भारत की। तो ये एक्ट कहाँ पे पास होता है, ब्रिटिश पार्लियामेंट पास होता है। उसके बाद ब्रिटिश जो क्राउन है वो 18 जुलाई को 1947 में वो ब्रिटिश जो क्राउन है वो उसको साइन कर देता है और उसके बाद ये 15 अगस्त 1947 को एक्टिव हो जाता है, यानी भारत को आज़ादी दे दिया जाता है इस एक्ट के दौरान। तो ये एक्ट जब लागू हो गया भारत के ऊपर, तब क्या क्या खत्म हो गया। सबसे पहले खत्म हो गया भारत के ऊपर से जो ब्रिटिश रूल था वो खत्म हो गया, और जो वाइसरॉय थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक एजेंट था भारत के अंदर, उसका काम भी, उसका रोल भी खत्म हो गया। उसके बाद ये गवर्नर जनरल जो कि एक ब्रिटिश था, उसका काम कुछ दिन तक चालू रखा गया, क्योंकि एक ट्रांजिशनल पीरियड, क्योंकि भारत को एकदम से आज़ादी मिला। फिर आज़ादी मिलने के बाद उसके कॉन्स्टिट्यूशन भी बनकर तैयार नहीं हुआ था। अब जब तक भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन ना मिलते तो उसके बीच में जो टाइम है उसमें, उस टाइम में यानी भारत को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलेगा तो उसको पॉलिटिकल पार्टी नहीं मिलेगा, मतलब पॉलिटिकल कोई रूलिंग पार्टी नहीं आएगा भारत के अंदर, फिर प्रेसिडेंट नहीं आएगा। तो ये सारी चीज को देखते हुए जब तक भारत को अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिलता है, तब तक ये ट्रांजिशनल पीरियड के लिए जो गवर्नर जनरल था उनका पोस्ट एक्टिव रखा गया, जो कि सिलेक्ट कौन करते थे, वो सिलेक्ट तो थ्रू उसको जो भारत का गवर्नर जनरल कौन बनेगा ये सिलेक्ट डायरेक्टली ब्रिटिश नहीं करेंगे। उस टाइम क्या होता था, उस टाइम जो भारत के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे, आज़ादी के बाद ही जो पॉलिटिकल फॉर्मेशन हुआ था भारत के अंदर, तो उसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर बने थे उन लोगों के मर्जी से जो बंदा वो लोग सिलेक्ट करेंगे वो उसी बंदे को ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत का गवर्नर जनरल बनाएगा। ऐसी बात यहाँ पे लिखा गया था कि अब से जो गवर्नर जनरल बनेगा ट्रांजिशनल पीरियड के लिए, वो कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू डायरेक्टली रिक्रूटेड नहीं होगा, वो भारत के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो लोग जिनको बोलेंगे उसी को ब्रिटिश लोगों ने उसको भारत के गवर्नर जनरल बनाएंगे। तो ये चीज इस एक्ट में लिखा गया था। उसके बाद जो इस एक्ट में ये भी लिखा था कि 2 डोमिनियन बनेंगे भारत का, इसमें जैसे कि भारत का आज़ादी भी लिखा हुआ था और भारत का टुकड़ा होना, 2 टुकड़ों में भारत को बट जाना, ये भी लिखा हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान। अब क्या होता है, अब ज्यादातर इस एक्ट के बाद जो भारत जब रूल हो रहा था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से उसके बाद रूल होना चालू हो गया था, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो अपना काम करके भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया 1949 में, और उनके पास पूरा पावर था जो भी ये एक्ट में लिखा, जिसमें ट्रांजिशनल पीरियड में जिस एक्ट को लेके काम चल रहा था भारत के अंदर, जो भी रूल करने का भारत को जो काम चल रहा था उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मान के, तो उस एक्ट में जो भी लिखा हुआ था उसको उसको फुल उस एक्ट में जो भी लिखा था उसको चेंज करने का या तो उसको रखने का, जो भी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है भारत के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की काम कर रहा है, तो उसको फुल अथॉरिटी दिया गया था कि वो ये जो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 है इसको पूरा रख भी सकता है, कोई भी चेंज करता है, जो चाहिए वो चेंज भी कर सकता है। पूरा फुल अथॉरिटी उनको था कि जितना हो सके आप रखिए, अगर नहीं रखना चाहते हो तो पूरा कैंसिल कर दीजिए, या तो कुछ हिस्सा कैंसिल करना चाहते हो तो वो कैंसिल कर दीजिए, कुछ नया चीज़ जोड़ना चाहते हो तो वो भी जोड़ दीजिए, जो भी है पूरा अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को दिया गया था। तो ये है इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट, जो एक्ट भारत को आज़ादी दिया। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन डे से
कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव होने का जो जर्नी है, मतलब 1949 में क्या हुआ था। देखिए हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में जाके पहला 26 जनवरी को पूरा का पूरा देश के ऊपर लागू हो गया था। लेकिन उससे पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन डे में 26/11/1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था, उस टाइम क्या हुआ, एक तो 26/11/1949 में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार होकर बन गया था। उसके बाद कुछ प्रोविजंस उसी टाइम लागू हो गया था। उसमें से क्या था, सिटीजनशिप, इलेक्शन कमीशन का जो काम है, इलेक्शन का जो काम है, क्योंकि हम एक देश में चुनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए, भारत जैसे देश से डेमोक्रेसी के अंदर, तो इसलिए जितना हो जल्दी हो सके इलेक्शन करवानी है। तो इसीलिए आज़ादी के बाद दो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ही सिटीजनशिप जो एक्ट है वो लागू हो गया था और इलेक्शन का जो एक्ट है वो लागू हो गया था, और कुछ टेम्पोररी प्रोविजन था वो भी लागू हो गए थे। और इसी जो उसी दिन ये आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल लिखा हुआ था, आर्टिकल 394, यहाँ पे ये 26 जनवरी 1950 का जो डेट है, जहाँ से डेट ऑफ कमेंसमेंट यानी लागू होने का जो डेट है वो भी डेट इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था। तो 1949 में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, उस टाइम कुछ प्रोविजन, कुछ चीज़ें लगभग उसी टाइम से एक्टिव हो गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की, जो कि सिटीजनशिप, इलेक्शन और टेम्पोररी कुछ प्रोविजन है, जो कि उसी 1949 से ही नवंबर महीने से ही लागू हो गया था। और बाकी सारे चीज़ वो 1950 में एक्टिव हुआ, भारत के ऊपर लागू हुआ। और वो जो वो कब वो एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, यानी 26 जनवरी 1950 का जो डेट है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल था, आर्टिकल है अभी भी, आर्टिकल 394, ये आर्टिकल में लिखा हुआ था कि डे ऑफ कमेंसमेंट, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का जो कमेंसमेंट डेट है वो इस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया था, उसी दिन कॉन्स्टिट्यूशन कब से एक्टिव हो जाएगा देश के ऊपर, वो भी डेट तभी फिक्स हो गया था। अब हम देखेंगे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन कब भारत के अंदर एक्टिव हो जाएगा, कमेंसमेंट हो जाएगा, ये जो डेट, ये 26 जनवरी 1950 को चुना क्यों गया था। बहुत सारा डेट हो सकता था, 26 नवंबर को भी एक्टिव कर दिया जा सकता था, लेकिन ये एक्टिव कब किया गया, ये एक्टिव किया गया 26 जनवरी 1950 को। तो ये किस चीज़ क्यों किया गया, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो डेट है 26 जनवरी 1950, इस डेट को क्यों चुना गया। इसके पीछे जो कारण है वो है 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का हर साल एक अधिवेशन होता था। तो उस टाइम एक लाहौर अधिवेशन चल रहा था, उसमें मेन जो हेड लीड कर रहे थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो कांग्रेस के अंदर क्या था, कांग्रेस के अंदर भारत का जो इंडिपेंडेंस है उसको लेके थोड़ा सा डिवीजन था, क्योंकि बहुत लोगों को डोमिनियन स्टेटस में ही बहुत लोग खुश थे, क्योंकि वो डोमिनियन स्टेटस मतलब पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट ही है, लेकिन बाई डॉक्यूमेंट वो हेड कौन रहेंगे, ब्रिटिश का जो क्राउन है वो भारत का हेड रहेंगे। तो ये था एक पोर्शन का डिमांड। और दूसरे पोर्शन, जो दूसरे कुछ लोग थे कांग्रेस के अंदर, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे लोग क्या थे, ये लोग चाहते थे कि पूरे की पूरे सॉवरेन स्टेट होना चाहिए भारत, कोई डोमिनियन स्टेटस हमें नहीं चाहिए, हमें पूरा का पूरा फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। तो ये चीज को लेके तब जब ये लाहौर अधिवेशन चल रहा था, उसी टाइम जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था कि भारत कोई डोमिनियन स्टेटस नहीं लेगा, भारत को चाहिए फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश राज्य। और ये इसी दिन एक और भी चीज, मतलब 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी एक और चीज भी डिक्लेयर कर दिए थे कि 26 जनवरी 1930 को भारत अपना आज़ादी ब्रिटिश से वापस ले लेंगे। तो ये एक टारगेट उन्होंने सेट कर दिया था, वो अपने जब भाषण दे रहे थे उसके टाइम। तो हम 1930 26 जनवरी को आज़ादी तो वापस नहीं ले पाए, लेकिन हमको जब आज़ादी मिला 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद ये जो डेट था, ये जो डेट को हम लोग अपने मन से मान लिए थे कि 26 जनवरी 1930 को हम आज़ादी जैसे तैसे करके छीन लेंगे। कांग्रेस ये जो डेट हमें देशवासी को बोला था, देशवासी और कांग्रेस ये जो डेट मान लिए थे अपने अंदर ही, तो उसी डेट को रिस्पेक्ट देने के लिए बाद में 26 जनवरी 1950 को, यानी 26 जनवरी इस डेट को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने क्या किया,
जो हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो एक्टिव किया वो इसी डेट में किया कि इसी को हम एज ए रिपब्लिक डे हम सेलिब्रेट करेंगे और याद भी रखेंगे। तो ये रिस्पेक्ट देने के लिए 26 जनवरी 1950 ये डेट को चुना गया। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब हम देखेंगे तो 26 जनवरी ये जो सेलिब्रेट हम लोग करते हैं, तो उसका क्या सेलिब्रेट करते हैं? तो देखिए, एक तो हम लोग उस दिन हम लोगों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्टिवेट हो गया, वो पूरे देश के ऊपर लागू हो गया, यानी हमें क्या मिल गया? हमें सॉवरेनिटी मिल गया, जो कि आर्टिकल 395 में लिखा हुआ है। और ये जो एक्ट उसके पहले चल रहा था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ये सारी चीज कैंसिल हो गया। तो और हमारे देश के ऊपर हमारे देश के लोगों से बने हुए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वही सबसे सुप्रीम बुक बन गया। हमारे रूल्स कानून सारे कुछ माई बाप सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। तो हम लोगों की ये जो सॉवरेनिटी है वो हमको कौन दिया? कॉन्स्टिट्यूशन दिया। तो 26 जनवरी को हमें सॉवरेनिटी मिल गया। और हम लोगों का जो हेड ऑफ स्टेट कौन बन गया? कॉन्स्टिट्यूशन से जब 26 जनवरी 1950 जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ उससे पहले कौन किंग था? मतलब कौन? भारत एक डोमिनियन स्टेटस था भारत के पास, और उसका भारत का जो हेड था वो किंग ऑफ ब्रिटेन था। तो अब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद भारत एक इंडिपेंडेंट फुल इंडिपेंडेंट देश बन गया, और भारत का जो प्रेसिडेंट होगा वही भारत का हेड ऑफ द स्टेट होगा। ये चीज डिक्लेयर्ड हो गया और पूरे भारत के अंदर सबको समझ में आ भी गया, और हम एक पूरे के पूरे स्वतंत्र देश बन गए। अब हम ये जो हेड ऑफ द स्टेट की ये जो कॉन्सेप्ट है इसको थोड़ा सा हम देख लेंगे कि कैसे कैसे हेड ऑफ द स्टेट, भारत का जो हेड ऑफ स्टेट है ये कैसे कैसे चेंज हुआ, किस किस टाइम के बाद कौन कौन आया। देखिए, 14 अगस्त 1947 तक भारत का जो हेड ऑफ स्टेट थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, यानी वाइसरॉय और गवर्नर जनरल मिला के वो थे हमारे हेड, लॉर्ड माउंटबेटन। फिर 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन एज ए गवर्नर जनरल। जो हमने बोला था कि ट्रांजिशन पीरियड के लिए भारत एकदम से आज़ादी मिला, तो कैसे देश को संभाला जाए, उस टाइम एक एक्सपीरियंस लोग चाहिए जो इस देश को पहले भी संभाल चुके थे। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस यही थे लॉर्ड माउंटबेटन, जो इस देश को संभाल रहे थे। तो ट्रांजिशन पीरियड के लिए उनको जो दायित्व है उनको ही सौंपा गया था। तो इसके वजह से वो आज़ादी मिलने के बाद तुरंत बाद कुछ सालों तक वो भारत के एज ए हेड ऑफ स्टेट थे, एज ए गवर्नर जनरल। अब क्या हुआ? अब 1949 21 जून से और उसके बाद से जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया उसके बीच में कौन था? चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी, ये एज ए गवर्नर जनरल। तब भी ये गवर्नर जनरल पोस्ट, जब तक ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव नहीं हुआ था तब तक ये गवर्नर जनरल पोस्ट था। और पहले सबसे पहले गवर्नर जनरल पोस्ट में जो माउंटबेटन थे वही इंडिया का हेड थे, हेड ऑफ द स्टेट थे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भारत के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो लोग कुछ टाइम के बाद इनको हटा के इनका नाम प्रपोज किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश को, और ये चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी इनको भारत के जो हेड ऑफ स्टेट यानी गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद 1950 में जब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया था, एक्टिव हो गया था भारत के अंदर, तब जाके ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए इंडियन प्रेसिडेंट भारत के हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया। और ये कब तक थे? ये पहली बार 1952 में जब तक भारत के अंदर इलेक्शन नहीं हुआ था तब तक ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के अंदर प्रेसिडेंट थे। और पहला इलेक्शन के बाद भी यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही भारत के प्रेसिडेंट यानी हेड ऑफ स्टेट कुछ सालों तक थे। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया। पहले थे लॉर्ड माउंटबेटन, उसके बाद फिर आज़ादी के बाद लॉर्ड माउंटबेटन इसलिए थे क्योंकि भारत एक ट्रांजिशनल फेज में था। अचानक से आज़ादी मिला, तो एकदम से कॉलोनी से आज़ादी मिलने के बाद जो भी पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है, ये चीज़ इकोनॉमिकल डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजन सारे चीज़ कैसे लेते हैं, इसको सीखने के लिए ट्रांजिशन पीरियड के लिए जब उस टाइम देश बहुत सारे रियासत में डिवाइडेड था तो उसको एक साथ जोड़ना, ये सारी चीज़ ट्रांजिशनल पीरियड में हो रहा था। ये सारे काम को देखते हुए इनिशियल फेज में एक एक्सपीरियंस बंदा जो कि पहले भी भारत को संभाल चुके थे, लॉर्ड माउंटबेटन के पास ही ये पावर दिया गया था। लेकिन ये जो पावर दिया गया था ये बाय चॉइस दिया गया था, यानी भारत के अंदर जो कैबिनेट मिनिस्टर उस टाइम थे वो लोग खुद ही बोले थे कि हमें
लॉर्ड माउंटबेटन ही दे दीजिए, वही कुछ साल तक भारत के गवर्नर जनरल रहेंगे। या इसका मतलब ये नहीं है कि जोर जबरदस्ती ब्रिटिश लोगों ने लॉर्ड माउंटबेटन को हमारे ऊपर थोपा था, इसका मतलब ये नहीं है। आज़ादी के बाद जो डिसीजन थे वो लोग हम ही ले रहे थे, जो कैबिनेट मिनिस्टर थे भारत के अंदर वही लोग ले रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी को चुना। उसके बाद जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एक्टिव हो गया, उसके बाद ये गवर्नर जनरल पोस्ट भी खत्म हो गया और भारत का जो हेड है वो बने, हेड ऑफ द स्टेट वो बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज ए इंडियन प्रेसिडेंट, यानी भारत एक पूरा सॉवरेन स्टेट बन गया। अच्छा, अब आप धीरे धीरे देखिए, पहले भारत कॉलोनी था, उसके बाद एक टाइम के लिए डोमिनियन था, फिर हमने धीरे धीरे करके एक सॉवरेन स्टेट बना। अब हम समझने की कोशिश करेंगे एक सॉवरेन स्टेट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि उसको हम रिपब्लिक बोलेंगे। एक सॉवरेन स्टेट के अंदर क्या क्या क्वालिटी होने के बाद ही हम उसको एक रिपब्लिक स्टेट बोल पाएंगे। इस चीज को अब समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए, रिपब्लिक का अगर लैटिन मीनिंग देखें, एक लैटिन वर्ड रेस पब्लिका से लिया गया है, यानी हर चीज जो पब्लिक से जुड़ा हुआ है। यानी ये जो वर्ड है इसका मीनिंग ये है कि पब्लिक से जुड़ा हुआ है, कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे है नहीं, प्राइवेटली कोई प्रॉपर्टी नहीं है, हर चीज पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है। ये है इस लैटिन वर्ड का मीनिंग। अच्छा, अब हम देखेंगे एक रिपब्लिक, सॉवरेन स्टेट की रिपब्लिक, उसको हम रिपब्लिक तभी बोलेंगे क्या क्या कैरेक्टर उस देश के अंदर होने के बाद ही उसको हम रिपब्लिक बोलेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे वो कैरेक्टर्स क्या है। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है हेड ऑफ स्टेट। एक सॉवरेन स्टेट का रिपब्लिक होने का जो पहला पॉइंट है वो पॉइंट ये है, उस देश की जो हेड ऑफ स्टेट होगा वो एक चुनी हुई पर्सन होना चाहिए और उस देश की नागरिक होना चाहिए और एक इलेक्टेड पर्सन होना चाहिए। तो हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन होता है प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट एक चुनी हुई इलेक्शन होके चुना जाता है। ऐसे डायरेक्ट इलेक्शन तो नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से इलेक्शन होने के बाद ही हम लोगों की जो प्रेसिडेंट है उनको चुना जाता है। तो इसलिए पहला पॉइंट हम लोगों के लिए एप्लीकेबल है। हेड ऑफ स्टेट जो है, हम भारत के जो प्रेसिडेंट है वो एक चुनी हुई इलेक्टेड प्रेसिडेंट है। फिर क्या है, फिर दूसरा पॉइंट क्या है, नो प्रिविलेज्ड क्लास, यानी हम किसी भी क्लास के लोगों को एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं देंगे। देखिए, भारत के अंदर रिजर्वेशन दिया गया है बहुत सारे अनडेवलप्ड जाति को, लेकिन वो उसके पीछे कारण है, उसको सबके साथ एक लेवल पे लाने के लिए ये रिजर्वेशन दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास सारे कुछ है उसको भी और भी ज्यादा प्रिविलेज देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके पास सब कुछ है उसको एक्स्ट्रा प्रिविलेज देंगे। हम जिस को जहां जहां प्रिविलेज दिया गया है वो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, उसको एक लेवल पे समान लेवल पे और औरों के साथ समान लेवल पे लाने के लिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा प्रिविलेज दिए हैं। लेकिन वो प्रिविलेज इसलिए दिए हैं कि वो दूसरों के साथ समान एक लेवल पे आ जाए। तो इसलिए हम लोग किसी को भी एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं दिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और कोई भी किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा नहीं है किसी जाति को हम एक्स्ट्रा प्रिविलेज देंगे। तो दूसरा पॉइंट जो है वो भी हमारे लिए यानी भारत के लिए एप्लीकेबल है। फिर क्या, पब्लिक ऑफिस फॉर ऑल। इसका मतलब ये हुआ जो भी गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिस यानी गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर जो भी गवर्नमेंट का जो काम होगा, जो ऑफिसर्स होंगे, ये इन सारे पोस्ट के लिए कोई भी बंदा अपने कैपेबिलिटी के, अपने पढ़ाई के ऊपर डिपेंड करके अप्लाई कर सकता है, अपने क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करके अप्लाई कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का बाबा यानी पिताजी आईएएस है तो वही आईएएस बनेगा, तो उसका किसी का पिताजी या पॉलिटिशियन है, जज है, तो उसका बेटा ही जज बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास कैपेबिलिटी है तो आप गवर्नमेंट जॉब्स जो है, गवर्नमेंट जो पब्लिक ऑफिस है उसके लिए, उसके पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, टैलेंट है, तो आपको उस जॉब, वो काम मिल जाएगा, वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। यानी पब्लिक ऑफिसेस फॉर ऑल, सबके पास, सबके लिए इक्वल मौका होगा। जो टैलेंटेड बंदा होगा, जो अपना मेहनत से, अपने पढ़ाई से उस पोस्ट को जीत पाएंगे तो भी जीत पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो जो पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीनों पॉइंट भारत के लिए एप्लीकेबल है। भारत के अंदर ये सारे सिस्टम चलता है। चौथा पॉइंट क्या है, पॉपुलर सॉवरेनिटी, यानी इस वर्ड का जो मीनिंग है वो क्या है, द अल्टीमेट पावर इन ए स्टेट रिसाइड्स इन द पीपल नॉट इन द गवर्नमेंट और ए मोनार्क। यानी एक देश के अंदर जो अल्टीमेट पावर है उस देश का,
उस देश का जो अल्टीमेट पावर है वो पावर उन देश के नागरिक जो लोग हैं उसके अंदर बसता है। इसका उसके अंदर है ही, ना तो कोई गवर्नमेंट के पास भी उतना पावर होगा ना किसी मोनार्क के पास उतना पावर होगा। तो यानी जिस देश के जो अल्टीमेट इंटरनल जो अल्टीमेट पावर है वो उस देश की नागरिक के पास होना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के पास। अगर वो देश मोनार्क है तो ना मोनार्क के पास। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो हमारे देश के साथ ये चीज कैसे एप्लीकेबल होता है, देखिए हम लोगों का जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, वो डायरेक्टली लोगों के वोटों के द्वारा चुना जाता है। यानी सारे पावर लोगों के पास है। अगर लोग वोट देंगे आपको तो आप गवर्नमेंट बना पाओगे, वरना आप गवर्नमेंट नहीं बना पाओगे। आज के टाइम में जो बीजेपी का गवर्नमेंट भारत के अंदर चल रहा है, यानी इंडिया का जो गवर्नमेंट चल रहा है, तो पब्लिक ने वोट दिया इसलिए चल रहा है। अगर वोट नहीं देंगे तो नहीं चलेंगे। तो यानी सारे पावर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं है। सारे पावर जो इंटरनल जो सोल का जो एक देश का जो सोल होता है उसका जो पावर है वो पावर भारत के जो देश के नागरिक है उनके हाथों में है, उनके अंदर ही बसा हुआ है। तो हम लोग एक एक करके थ्योरेटिकली चारों जो पॉइंट है उसको फेवर करता है, यानी वो भारत के साथ जुड़ जाता है। एक एक करके चारों जो कैरेक्टर होना चाहिए एक सॉवरेन स्टेट को रिपब्लिक बनने के लिए, चारों कैरेक्टर भारत के पास है। इसीलिए भारत को एक रिपब्लिक बोला जाता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? भारत सॉवरेन स्टेट बनने के बाद कैसे ये रिपब्लिक वर्ड भारत के साथ जुड़ा, उसके पीछे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए और वो सारे कैरेक्टरिस्टिक कैसे भारत के साथ जुड़ा हुआ है, ये चीज समझने के बाद ये चीज कॉन्सेप्ट हम लोगों की समझ में आ गया। इसी कैसे भारत को रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोला जाता है। ये चारों कैरेक्टर भारत के लिए एप्लीकेबल है। अब हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं, ये जो रिपब्लिक वर्ड है ये सारे देश रिपब्लिक है? अगर रिपब्लिक है तो कितना है? हमारे भारत अगर रिपब्लिक है तो कितना रिपब्लिक हम बन पाए, यानी कितना प्रजातांत्रिक हम लोग बन पाए? तो ये सारे कॉन्सेप्ट को हम धीरे धीरे अब समझेंगे। देखिए, दुनिया में 4 टाइप का देश होता है। एक होता है मोनार्की, जो कि देश में राजा का शासन होता है, उस देश को हम मोनार्की के अंदर बोलते हैं। और डेमोक्रेसी एक होता है। डेमोक्रेसी मतलब जिस देश में गणतंत्र होता है, यानी प्रजा का शासन होता है, तो उसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। देखिए, किसी मोनार्की भी फिर 2 तरीके का हो सकता है। एक तो हो गया एब्सोल्यूट मोनार्की, यानी उस देश में राजा जो बोलेगा वही सब कुछ होगा, वही सुप्रीम बात होंगे। एक होता है मिक्स मोनार्की, जहां पे राजा और पार्लियामेंट दोनों चीज होता है। देश के कुछ डिसीजन राजा लेता है, बाकी डिसीजन पार्लियामेंट के थ्रू लिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स मोनार्की। ये हो गया मोनार्की के अंदर 2 डिवीजन। फिर आता है डेमोक्रेसी के अंदर। डेमोक्रेसी के अंदर एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, यानी मोनार्कियल डेमोक्रेसी। दूसरा होता है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, जो कि प्रजातांत्रिक गणतंत्र, जो कि भारत जो है वो है रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। यानी भारत के अंदर गणतंत्र तो है, वो गणतंत्रों का पावर भी प्रजा के हाथ में है। जो गणतंत्र भारत के अंदर है उसका पूरा का पूरा पावर भी प्रजा के हाथ में है। इसीलिए भारत क्या है? भारत एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। अच्छा, एक एक करके हम धीरे धीरे करके ये एब्सोल्यूट मोनार्की, मिक्स मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये सारे चीज को हम एक एक करके एग्जांपल देके समझने की कोशिश करेंगे। अगर इस फोटो को हम देखें तो इसमें क्या देखते हैं? ये जो लाल वाला पूरा हिस्सा है यहाँ तक, ये है आपका मोनार्की। कुछ हिस्सा मोनार्की के साथ, ये मोनार्की और डेमोक्रेसी मिक्स होकर मोनार्कियल डेमोक्रेसी हो गया। फिर ये वाला हिस्सा पूरा रिपब्लिकन हो गया, रिपब्लिक डेमोक्रेसी हो गया। और थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो है, यानी मोनार्कियल डेमोक्रेसी, ये वाला हिस्सा में। तो एक तरीके से इस फोटो को अगर हम थोड़ा सा इग्नोर भी करें तो मान लेते हैं दुनिया के अंदर 2 चीज होता है एकदम। एक देश शासन करने के लिए 2 तरीका होता है। एक हो गया मोनार्की यानी राजा का शासन, दूसरा डेमोक्रेसी यानी प्रजा का शासन। अब ये मोनार्की 2 तरीके का होता है। एब्सोल्यूट मोनार्की का अगर एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं तो एब्सोल्यूट मोनार्की का अगर एग्जांपल हम दुनिया के अंदर ढूंढने की कोशिश करें तो हमें सबसे पहले जो एग्जांपल मिलेगा वो सऊदी अरेबिया का मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जो पावर है वो हेरिडिटरी, एक जनरेशन से राजा का जो जनरेशन है उसका जो बेटा बनता है, उस हेरिडिटरी पावर देश को शासन करने का जो पावर है वो एक ही फैमिली के अंदर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के पास ऑटोमेटिकली चला जाता है। तो इसको बोलता है एब्सोल्यूट मोनार्की। इसका पहला उदाहरण हो गया सऊदी अरेबिया, जो राजा का शासन चलता है उधर। फिर हो गया नॉर्थ कोरिया में एक तरीके से आप एब्सोल्यूट मोनार्की यानी डिक्टेटरशिप भी बोल सकते हो, क्योंकि किम जोंग उन जो है उनका पिताजी का पहले शासन था, फिर वो शासन कर रहा है।
फिर एक तरीके से मान लीजिए वेटिकन सिटी, क्योंकि यहाँ पे पोप का राज चलता है, जो पोप है वही इस देश को शासन करेगा। तो एक तरीके से ये सारे चीज, ये 3 देश एक एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जाम्पल है। फिर हम देखते हैं मिक्स मोनार्की, यानी जहाँ पे थोड़ा सा कुछ देश के अंदर कुछ डिसीजन राजा लेंगे, कुछ डिसीजन पार्लियामेंट भी ले पाएगा। तो ऐसे देश के उदाहरण क्या है? जॉर्डन, ओमान, इसमें राजा भी है और इलेक्शन करके पार्लियामेंट भी है। कुछ डिसीजन राजा लेता है, कुछ डिसीजन देश के अंदर कुछ डिसीजन पार्लियामेंट के द्वारा लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मिक्स मोनार्की। फिर आते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और मोनार्कियल डेमोक्रेसी। यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे देश का जो हेड है वो राजा है, वो एक राजा है, लेकिन उसके पास उतना ज्यादा पावर नहीं होता है। उनको हर कोई रेस्पेक्ट करता है, लेकिन वो देश चलता है पार्लियामेंट के हिसाब से, यानी जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसी के हिसाब से ही देश चलता है। लेकिन बाय डॉक्यूमेंट देश का जो हेड है, जो बाय डॉक्यूमेंट कौन शासन कर रहा है उधर? देश का जो राजा है। जैसे कि हम पहला एग्जांपल यूके का ले लेते हैं। यूके का जो हेड है वो है उनका, जो यूके के अंदर जो राजा है उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है यूके के अंदर। तो ऐसे स्कैंडिनेवियन कंट्री भी बहुत सारे हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिर डेनमार्क, और यूरोप के अंदर ग्रीस भी है, जो कि एक मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, यानी देश के अंदर पार्लियामेंट है, चुनी हुई गवर्नमेंट है, और वही चुनी हुई गवर्नमेंट देश को चलाता है। लेकिन हेड ऑफ स्टेट किसको बोला जाता है? हेड ऑफ स्टेट बोला जाता है एक फैमिली के अंदर जो राजा है उसको। उसके पास उतना पावर नहीं होता है, लेकिन थियोरिटिकली यानी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर उनको ही, उस फैमिली के जो हेरिडिटरी जो बंदे एक एक करके आते हैं उसको ही हेरिडिटरी उसको पावर शिफ्ट किया जाता है और उसको राजा माना जाता है। तो इसके लिए पहला एग्जांपल यूके हो गया, फिर नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, ग्रीस, फिर आ गया ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा। ये सारे देश जो है, ये सारे जो देश है, ये सारे देश डोमिनियन स्टेट के अंदर आता है। अब ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये सारे देश को अगर देखें तो ये इन सारे देशों का जो स्टेटस है डोमिनियन स्टेटस है, और उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी मोनार्कियल डेमोक्रेसी भी है। कैसे? देखिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, इन सारे देश के अंदर इलेक्शन होता है और चुनी हुई गवर्नमेंट आता है, उनका पार्लियामेंट फॉर्म होता है, और वही जो चुनी हुई गवर्नमेंट आता है वही इन सारे देश के अंदर जो पॉलिटिकल डिसीजन, जो इकोनॉमिक डिसीजन और फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस वगैरह वगैरह, बैंकिंग, जो भी डिसीजन लेना होता है ये पार्लियामेंट ही मेनली डिसीजन लेता है, यानी चुनी हुई गवर्नमेंट ही डिसीजन लेता है। लेकिन इन सारे देशों का जो हेड ऑफ स्टेट है वो बाई डॉक्यूमेंट कौन है? यूके के जो किंग है वो है। इसीलिए ये सारे देश के अंदर बोला जाता है कि मोनार्कियल डेमोक्रेसी चलता है। और बाकी यूके, नॉर्वे, इनके पास तो एक राजा होता है, एक फैमिली हेरिडिटरी करके एक राजा होता है, लेकिन सारे देश पार्लियामेंट के अंदर यानी चुनी हुई गवर्नमेंट के अंदर चलता है। अगर भारत के आसपास देखें तो भूटान एक देश है जहाँ पे ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी चलता है। फिर थाईलैंड, मलेशिया, जापान के अंदर भी चुनी हुई गवर्नमेंट, पार्लियामेंट सारे कुछ है, लेकिन एक राजा का फैमिली भी है जिसको हेड ऑफ स्टेट माना जाता है। अब आते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेसी, जो कि पूरी तरीके से प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक देश है, प्रजातांत्रिक गणतंत्र है जहाँ पे। तो ऐसे प्योरली रिपब्लिकन डेमोक्रेसी कहाँ पे है? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फिर इंडिया। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे चुनी हुई गवर्नमेंट देश को शासन करता है, जिनको वोट दे के जनता चुन के लाता है, उनको पावर देता है, और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो भी जो भारत उस देश का प्रेसिडेंट होता है वही उस देश का हेड ऑफ स्टेट होता है, और वो भी एक इलेक्टेड पर्सन होता है। तो इसी को बोलते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। जो सबसे पहले आता है यूएसए का नाम, यूएसए, और दुनिया के अंदर सबसे बड़ा डेमोक्रेसी अगर कोई है वो है भारत की, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा और सबसे प्यारा जो डेमोक्रेसी है वो है भारत की। फिर यूएसए, रशिया, चाइना। देखिए, चाइना के अंदर तो सिंगल पार्टी रूल चलता है, लेकिन वहाँ पे भी बाई थ्योरी के हिसाब से वहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, यानी वोट इलेक्शन होता है और कोई फैमिली नहीं है। देखिए, पार्टी तो एक है, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्शन के हिसाब से चेंज होता है। फिर फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत के आसपास नेपाल, इजराइल, पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा चीज़ें अलग है, वहाँ पे वोट होता है, इलेक्शन भी होता है, हर बार गवर्नमेंट चेंज होता है। लेकिन ये जो गवर्नमेंट चेंज होता है थ्योरेटिकली बाई पेपर ये तो सही तरीके से होता है, लेकिन अंदर से ये आर्मी का रूल चलता है पाकिस्तान के अंदर। ये जो गवर्नमेंट चुन के आता है वो आर्मी के पसंद के हिसाब से ही चुन के आता है। तो
बाई थ्योरेटिकली पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी, रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है, लेकिन प्रैक्टिकली ये एक आर्मी रूल चलता है पाकिस्तान के अंदर। फिर आ गया लैटिन अमेरिका के अंदर ब्राज़ील, फिर यूरोप के अंदर फिनलैंड, श्रीलंका, ये सारे रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है। तो चीज़ें समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। मोनार्की और डेमोक्रेसी जो दो तरीका होता है, मोनार्की यानी राजा का शासन, डेमोक्रेसी यानी गणतंत्र यानी लोगों की शासन। तो मोनार्की के अंदर दो डिवीजन होता है, एब्सोल्यूट मोनार्की, मिक्स मोनार्की, और डेमोक्रेसी के अंदर भी दो डिवीजन होता है, मोनार्कियल डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। और जो मिक्स मोनार्की होता है तो वहाँ पे भी डेमोक्रेसी का कुछ पार्ट रहता है उसके अंदर, क्योंकि कुछ हिस्सा पार्लियामेंट डिसीजन लेता है, तो डेमोक्रेसी का पार्ट छोटा सा हिस्सा भी मिक्स इसके अंदर रहता है। और मोनार्की का एक छोटा सा थ्योरी, छोटा सा पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी मोनार्कियल डेमोक्रेसी के अंदर रहता है। तो ये चीज़ कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया। अब हम देखते हैं भारत के लिए, भारत एज ए इंडियन, एज ए देश, एज ए कंट्री, हम लोग कितना रिपब्लिक हो पाए। देखिए, अगर थ्योरी के हिसाब से देखें तो चारों पॉइंट हमारे पास है। हेड ऑफ द स्टेट जो प्रेसिडेंट है वो एक इलेक्टेड पर्सन है। फिर पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी देश के लोगों के पास ही जो अल्टीमेट पावर है वो देश के लोगों के पास ही है, क्योंकि वो लोग वोट करके अपना सरकार चुनने की ताकत रखते हैं। तो पॉपुलर डेमोक्रेसी, नो प्रिविलेज क्लास, किसी अलग जनजाति या तो अलग क्लास के लोगों को अलग प्रिविलेज नहीं दिया जाता है भारत के अंदर। और पब्लिक ऑफिस सबके लिए खुला हुआ है, कोई भी अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिस के लिए, पोस्ट के लिए। कोई भी आईएएस, कोई भी जज, कोई भी नेता, कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी बन सकता है अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से। तो ये थ्योरेटिकली ये चारों पॉइंट भारत के साथ जाता है। तो थ्योरेटिकली भारत एक रिपब्लिक कंट्री है। अब हम प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे भारत सही में रिपब्लिक है, अगर है तो कितनी लेवल पे, कौन सी लेवल पे, 100 में से कितना मार्क्स मिलनी चाहिए भारत को। देखिए, अगर पॉलिटिक्स के हिसाब से देखें, आज के टाइम में भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, वो किसी फैमिली बैकग्राउंड उनका नहीं है, पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड उनका है नहीं। वो एकदम ग्राउंड लेवल से काम करना चालू किए, धीरे धीरे करके पार्टी में एक एक पायदान ऊपर उठे। फिर धीरे धीरे करके एक स्टेट की, गुजरात की चीफ मिनिस्टर बने। उसके बाद धीरे धीरे करके वहाँ पे ऐसे चीफ मिनिस्टर सर्व किए। फिर धीरे धीरे करके 2014 में पहली बार जनरल इलेक्शन के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होकर लड़े, फिर जीते। फिर 3 साल से 3 टर्म के लिए वो एज ए प्राइम मिनिस्टर चुन के आ रहा है। तो वो उनका जो, अगर एकदम पीछे चले जाते हैं बैकग्राउंड में, तो वो पहले बहुत ही गरीब फैमिली से आते थे, और एक तरीके से मान लीजिए एक लोकल, जिनको बोला जाता है चाय बेचने वाला, चाय वाला उनको बोला जाता है। तो अगर वो इंसान हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, तो ये तो है कहीं ना कहीं हमारे देश में रिपब्लिक, ये जो कॉन्सेप्ट है ये है। वो इंसान अगर इतना पिछला हुआ बैकग्राउंड से अगर वो ऊपर उठ के भारत के प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। ऐसा नहीं है वो कमजोर प्राइम मिनिस्टर है। वो जब जंग करने की ज़रूरत होता है तब जंग करते हैं, वो जब लड़ने की ज़रूरत होता है तब लड़ते हैं, जब पाकिस्तान को मारने की ज़रूरत पड़ता है वो मारते हैं। और फॉरेन पॉलिसी को डेवलप करने के लिए जो बंदे चाहिए, जैसे कि जयशंकर जी, उनको तो मोदी जी ढूंढ के लाए, कि उनको मालूम था कि अगर फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग बनानी है तो इनका हेल्प चाहिए। तो इसीलिए वो कौन सी इंसान को कहाँ से चुन के लानी है, ये कैपेबिलिटी उनके पास है। फिर हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है NSA, अजीत डोभाल जी, उनको अपॉइंट किया मोदी जी ने। तो कौन सी किसको परफेक्ट जगह पे, कौन सी परफेक्ट इंसान को बस बैठानी है, ये एक नेता की क्वालिटी होता है, जो भी है। तो अगर ऐसे लोग इतने गरीब खानदान से, गरीब फैमिली से, बहुत ही पिछले हालत से जो सामने आके इतना ताकतवर प्राइम मिनिस्टर बन सकता है एक सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के अंदर, तो भारत के अंदर कहीं ना कहीं रिपब्लिक, ये जो कॉन्सेप्ट है, प्रजातंत्र का जो कॉन्सेप्ट है वो है। अगर दूसरे तरीके से देखें, भारत के अंदर बहुत सारे स्टेट के अंदर ऐसे भी पॉलिटिक्स चलता है जहाँ पे खानदान की पॉलिटिक्स चलता है, जहाँ पे बाबा पॉलिटिशियन थे, वो उसका बेटा ही पॉलिटिशियन बना, फिर उसका बेटा बना, तो ऐसे करके खानदान के चल रहा है। लेकिन ये पहले से बहुत कम हुआ है। पहले तो ऐसे खानदान के अंदर ही ये बहुत चलता था। ये सारे जो
पार्टी के अंदर जो भी बड़ा पोस्ट है तो खानदान के पास ही चला जाता था। फिर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मान लीजिए, चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मान लीजिए, तो उसी फैमिली से आता था कैंडिडेट बन के, फिर चीफ मिनिस्टर चुन के भी आता था और पब्लिक उनको वोट भी करते थे। लेकिन ये सोच आज थोड़ा सा चेंज हुआ है। वो तो मान लीजिए हम इंडिपेंडेंट मतलब स्वाधीन होने के बाद जितना रिपब्लिक थे उससे ज़्यादा आज के टाइम में हम उससे भी ज़्यादा डेवलप करके और भी ज़्यादा रिपब्लिक यानी प्रजातांत्रिक बने हैं। क्योंकि पहले हम लोग भी उस फैमिली के अंदर से कोई कैंडिडेट आता है तो उसको ही वोट देते थे। तो ये सोच अब चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज हुआ है कि हम कोई बंदा अगर कैपेबल हो, जिसके पास मेहनत करने की ताकत हो, ये उसका जो टैलेंट हो, पॉलिटिक्स में उसका टैलेंट हो, ये सारी चीज़ देख के आज लोग वोट करने लगे। तो पॉलिटिकल स्टेज में मान लीजिए हम 60 to 70% मेरे हिसाब से हम थोड़ा सा रिपब्लिक है, क्योंकि हम अब टैलेंट देख के वोट करते हैं। लेकिन भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टेट भी है जहाँ पे एक परिवार के लोगों को ही हम उसका जो उस स्टेट का जो लोग है, जो जनगण है, तो उसको वोट करते हैं। ऐसे बहुत सारे स्टेट है, जैसे कि एग्जाम्पल मान लीजिए तो अभी बिहार में पहले लालू जी का ही सब चलता था, उनका ही रोप चलता था। तो अभी थोड़ा सा कम हुआ है, उतना है नहीं अब बिहार में, तो बिहार भी चेंज हुआ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहाँ पे एक ही फैमिली से बहुत सारे कैंडिडेट चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट बन के आते हैं। तो इसमें तो पॉलिटिक्स में हम थोड़ा बहुत डेवलप किए हैं। अब जुडिशियरी की बात करते हैं। जुडिशियरी में दिक्कत क्या है? तो जुडिशियरी में दिक्कत ये है कि यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम चलता है और यहाँ पे अगर हम सही तरीके से देखें, भारत के अंदर 150 फैमिली से ही जज बन के आता है। लेकिन ये जो जुडिशियरी का जो जज बनने का जो सिस्टम है, ये एक भारत के अंदर एक ऐसा सिस्टम है जो कि जज ही कौन जज बनेगा उसको चूज करते हैं। ये थोड़ा सा दिक्कत की सिस्टम। जैसे कि मान लीजिए आपको आईएएस बनना है या तो आईपीएस बनना है, तो आपको एक एग्जाम देना होता है, एक बोर्ड होता है यूपीएससी का, वो आपको सिलेक्ट करके फिर आपको अपॉइंटमेंट देता है। या तो आपको पुलिस में भी छोटा सा नौकरी भी पानी है तो भी आपको एग्जाम देके चुन के आनी पड़ती है। आपको डॉक्टर बनना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब भी आपको एग्जाम देके पहले तो गवर्नमेंट सीट लेके पढ़ना पड़ता है, फिर पास करके फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए फिर से एग्जाम देके पढ़ाई करके आपको डॉक्टर बनना पड़ता है। तो ये सारे चीज चुन के आप सिलेक्ट होकर फिर आते हो। लेकिन जुडिशियरी में दिक्कत क्या है, यहाँ पे कॉलेजियम सिस्टम चलता है और यहाँ पे कौन जज बनेगा इसको चूज भी जज करता है। ये थोड़ी सी दिक्कत की बात है। तो ये सारे चीज जुडिशियरी में ऐसे तो थोड़ा सा हमें परफेक्ट होने की और भी जरूरत है। अब सोसाइटी लेवल में क्या है? सोसाइटी लेवल में देखिए हम लोग ये जो पॉइंट है, जो कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है कोई लेकिन अब भी समाज में कुछ जगह पे ऐसा है कि सोसाइटी में जो उसका गांव का या तो शहर का जो पैसे वाला आदमी है तो उसको अलग से ट्रीटमेंट दिया जाता है, अलग से रिस्पेक्ट मिलता है उसको। ये कुछ जगह पे अभी भी है। और इंसान की सोच में भी अब तो चेंज हुआ है, लेकिन पहले के टाइम आज से 10-15 साल पहले भी लोग खुद को जो पॉलिटिशियन है, जो लोकल एरिया का जो भी एमएलए एमपी जो भी है उनके नीचे ही सोचते थे। लेकिन ये सोच उनके पास था नहीं कि उनके पास जो देश का जो अल्टीमेट पावर है तो वो प्रजा के पास ही है, वो ही वोट करके इन लोगों को चुन के लाता है। तो वो ये जो सोच है कि अल्टीमेट पावर जो है वो जनगण के पास है, ऐसा कि कोई पॉलिटिकल लीडर के पास नहीं है, कि बड़ा बिजनेसमैन के पास नहीं है। तो ये जो सोच है सोसाइटी लेवल पे, ये सोच अभी भी डेवलप करना हमें थोड़ा सा बाकी है। लेकिन यहाँ पे 50-50 कंडीशन है। मतलब जो लोग पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा एडवांस है, उन लोगों को समझ में आ रहा, उनको आ गया कि भारत के अंदर जो पावर है जो जनगण है उसके हाथ में ही है। लेकिन बहुत सारे अभी पिछड़ा हुआ जगह है जहाँ पे लोग अभी भी जो उस एरिया का जो पॉलिटिशियन है और या तो पैसे वाले लोग हैं उनके नीचे दबके रहते हैं। तो सोसाइटी के लेवल, सोसाइटी और जुडिशियरी लेवल पे हर जगह पे हम लोग डेवलपमेंट करने की स्कोप तो है ही। तो हम धीरे धीरे करके डेवलप कर रहे हैं और रिपब्लिक बन रहे हैं। लेकिन बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे हालत और भी खराब है। तो हम बहुत सारे देशों से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं रिपब्लिक बनने के लिए। तो एक तरीके से भारत एक ट्रू रिपब्लिक होने की कोशिश कर रहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा एडवांस किए हैं। और धीरे धीरे करके जो भी अभी भी समाज में जुडिशियरी में पॉलिटिक्स में जो भी कमियां हैं वो भी हम धीरे धीरे करके उसको ओवरकम करके बहुत ही जल्दी एक ट्रू रिपब्लिकन बनेंगे। देखिए थ्योरेटिकली हम तो रिपब्लिकन है ही, प्रैक्टिकली भी हम लोग मान लीजिए 70 to 80% पूरा का पूरा रिपब्लिकन होने का जो भी रूल्स है वो हम फॉलो करते हैं, वो फॉलो करने की कोशिश करते हैं। और आज के टाइम में जो गवर्नमेंट है भारत के अंदर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो भी कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे करके हम ये
रिपब्लिक जो कॉन्सेप्ट है इसको पूरे समाज के अंदर अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये है आज के टॉपिक। आज के टॉपिक में हम लोग रिपब्लिक ये वर्ड कहाँ से आया, कौन सी लैटिन वर्ड से आया और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए, भारत के साथ कैसे ये वर्ड जुड़े, कैसे कॉलोनी से रिपब्लिक होने का जो रास्ता है, कैसे ये भारत देश हम लोगों के प्यारा देश तय किया, ये सारी चीज़ आज हम लोग डिस्कस कर लिए। तो आज का वीडियो इतना ही। तो आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियोस, हमारी कंटेंट, हमारी कोशिश अगर अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आगे जाके अगर कोई भी वीडियो हम बनाएं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और जितना हो सके इस चैनल को आप, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।